नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डील करने वाले हैं क्लास 9 की सोशल साइंस की सिविक्स की चैप्टर नंबर 1, दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये हम लोग टॉपिक डील करेंगे। ये पहली चैप्टर है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है। और क्योंकि एनसीईआरटी बुक में जो दिया गया है वो थोड़ी बहुत लेंदी वाइज में दिया हुआ है, बहुत सारे उसमें केस स्टडीज़ भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड किए गए हैं। हम सब कुछ उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और पॉइंट्स टू पॉइंट्स हम लोग समझ लेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और एक बात, अगर अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं क्लास 9 के, या फिर आप क्लास 10th में हो, या आपके कोई दोस्त भैया दीदी जो भी क्लास 10th में हो, तो उन्हें भी आप क्लास 10th की जो प्लेलिस्ट है उससे रिकमेंड कर सकते हैं और इस क्लास 9th के वीडियो को भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये चैप्टर का नाम क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी। तो इसमें सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, प्रजातंत्र, है ना। तो प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है, प्रजा मीन्स ये दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोक्रेसी हो या प्रजातंत्र। प्रजा मतलब होता है जो लोग रहने वाले हो एक किसी भी एरिया में, पर्टिकुलरली वहाँ के लोग रहने वाले, उसे प्रजा कहते हैं। तंत्र मीन्स रूल, है ना। उसी तरह से सिंपली जो डेमोक्रेसी है उसका मतलब भी वही होता है, डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेसी मीन्स रूल। तो आसान भाषा में अगर कोई भी पूछे तो क्या होता है डेमोक्रेसी, तो बहुत सिंपल है, डेमोक्रेसी इज व्हाट, डेमोक्रेसी मीन्स पीपल्स रूल। ऐसा ऐसा टाइप ऑफ गवर्नमेंट बोल सकते हैं, ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल सकते हैं जहां पर लोगों का राज होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिकली डेमोक्रेसी कहते हैं। तो चलिए अब चैप्टर को डील करते हैं। तो सबसे पहला ही टॉपिक है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, है ना। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना, इसीलिए इसको पीपल्स रूल कहा जाता है। तो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा ही होगा। ठीक है, जिसमें मोनार्कीज के बारे में पढ़ा होगा, डिक्टेटर्स के बारे में पढ़ा होगा, ऑथोरिटेरियंस के बारे में पढ़ा होगा। हम लोग को सारे ही एग्जांपल्स इस चैप्टर में भी, इस वीडियो में भी आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में उसी तरह से एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसको डेमोक्रेसी कहा जाता है, जहां पर लोग जो है, आम आदमी जो है, वो चूज करते हैं अपने रूलर्स को या लीडर्स को, और वो लीडर्स को, चुनिंदे लीडर्स जो है मिलकर पूरे देश को चलाते हैं। ठीक है, अब डेमोक्रेसी भी बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, कुछ होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, एंड कुछ होते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो अगर पूछा जाए कि इंडिया में किस तरह की डेमोक्रेसी है, ठीक है, तो इंडिया में जो हम लोग होते हैं वो बेसिकली इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म होगा रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी हम लोग इंडिया में फॉलो करते हैं। ठीक है, हम लोग खुद अपने आप जाके नेता नहीं बन जाते, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेता लोगों को चूज करते हैं, अपने लीडर्स को चूज करते हैं, और वही नेता लोग मिलकर हम लोग को रन करते हैं, गवर्नमेंट को रन करते हैं, पूरे कंट्री को रन करते हैं। तो इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे हो गया स्विट्जरलैंड में, छोटे छोटे देशों में ज्यादातर ये डायरेक्ट डेमोक्रेसीज होती है। ठीक है, लेकिन इंडिया में पॉसिबल नहीं है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए, तो इसीलिए इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म होगा रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसीज। ठीक है, दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसीज फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक, है ना। तो डेमोक्रेटिक के अलावा भी अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे मैंने बताया, कुछ होते हैं डिक्टेटर्स, जैसे कि नॉर्थ कोरिया का जो लीडर है किम जोंग उन, फिर तुर्कमेनिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो भी है। ठीक है, फिर फिडल कैस्ट्रो जो क्यूबा का था, वो भी एक डिक्टेटर टाइप ऑफ था। फिर ऑथोरिटेरियन की बात की जाए, जैसे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो ऑथोरिटेरियन है, जैसे उसमें ईरान आ गया, है ना। तो ऑथोरिटेरियंस हो गया। फिर ऐसे भी कंट्रीज है जो जहाँ पर मोनार्की है। ठीक है, जैसे मोस्ट ऑफ द अरब कंट्रीज जो है वहाँ पर मोनार्कीज है। ठीक है, एंड इवन जो हमारा ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड है, वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन वहां पर भी मोनार्की फॉलो की जाती है। तो मोनार्की, ये सारे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। और साथ ही साथ में अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में देखें तो और एक भी है जिसमें कहा जाता है द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है म्यांमार या बर्मा जिसे कहते हैं, वहां पर कौन रूल करता है, तो आर्मी रूल करता है। तो उसको मेनली कहा जाता है मिलिट्री डिक्टेटर, एक टाइप ऑफ डिक्टेटर जो
बेसिकली मिलिट्री से बिलोंग करता है, डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। ठीक है, क्योंकि लोग जिस लीडर को चुने थे, जिनको प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट चुने थे, उनको वो हटाकर म्यांमार के जो जनरल थे वो बन चुके हैं पूरे एक टाइप ऑफ डिक्टेटर। ठीक है, तो क्या हम लोग ऐसे कंट्रीज को कहेंगे डिक्टेटर डेमोक्रेसी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि पीपल, जिन लोगों ने वोट किया था, जिन लीडर को चूज किया था, उनकी जो लीडर थी आंग सांग सू की, उनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, लेकिन वो क्या है, उन्हें अभी जेल में भर दिया गया है और म्यांमार के जो आर्मी के जनरल थे वो बन गए हैं। साथ ही साथ में डिक्टेटर लाइक फिनोशेट ऑफ चिली आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज ऑल्सो। ठीक है, तो चिले में भी ऐसा ही था। फिर द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया, है ना, जो किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम टू डू सो, बट बिकॉज दे हैपन टू born in the family of रॉयल फैमिली, है ना। तो वो लोग हेरिडिटरी हो गया, कुछ पोजीशंस जो है, मोस्टली जितने भी मोनार्कीज हैं वहां पर जो सीट्स होते हैं, जो किंग्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो सब एक पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप अलग अलग, ये सारे ही जो एग्जाम्पल है ये डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। ठीक है, तो फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, तो मैंने पॉइंट वाइज दे दिया है। तो सबसे पहला जो फीचर है, हम लोग इसको डिटेल में भी समझेंगे थोड़ी देर में, बस आउटलाइन समझ लीजिए कि फीचर्स कौन कौन से हैं। तो जो रूलर्स हैं, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का सबसे पहला होता है जो रूलर्स है, रूलर्स हमेशा किंग हो ऐसा जरूरी नहीं है, जो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, हमारे यहाँ पर एमपीज एमएलएस कहा जाता है, नेता लोग कहते हैं हम लोग, उसको कौन चूज करता है, तो हम लोग पीपल लोग और आम इंसान चूज करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ व्हाट, फ्री एंड कम्पिटिटिव इलेक्शंस आर हेल्ड। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का दूसरा जो है इंपॉर्टेंट, वो है फ्री एंड कम्पिटिटिव इलेक्शंस। आप देखिए, लोकसभा इलेक्शन आने वाला है 2024 में, इसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है, तो देखा जाएगा कि कितना ज्यादा फ्री एंड कम्पिटिटिव इलेक्शन है। इंडिया में बहुत हद तक फ्री एंड कम्पिटिटिव इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, फिर थर्ड हम लोग देख लेते हैं फीचर क्या है, ईच एडल्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, एजुकेशन, कास्ट, कलर, वेल्थ हैज वन वोट एंड वन वैल्यू, है ना। इंडिया में हर किसी को, जिसकी भी आयु 18 वर्ष से ज्यादा है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, या उसका जेंडर अलग हो, उसका एजुकेशन चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कोई भी कास्ट से बिलोंग करता है, कैसा भी कलर हो, कितना भी अमीर हो, गरीब हो, सबका जो वोट का वैल्यू है वो एक ही है, एक इंसान का। चाहे वो अंबानी वोट दे रहे हैं या फिर कोई आम इंसान मेरे तरह वोट दे रहा है, उन सब का एक वोट का वैल्यू एक ही है। ठीक है, तो ये फीचर होगा। फिर चौथा फीचर जो है, द इलेक्टेड रूलर्स टेक डिसीजन विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। तो जो इलेक्टेड रूलर चूज किए गए हैं, तो वो वैसे ही डिसीजन लेंगे जो लोगों को फायदा हो सके, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जो लॉज बने गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही चल सके, है ना। और जो ये चौथा और पांचवा पॉइंट मोरलेस सेम ही है, रूल ऑफ लॉ, मतलब जो भी लॉज बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे हमारे इंडिया में क्या कहा जाता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे सबसे ज्यादा पावरफुल है ना। सारे ही फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो हमारा जो संविधान है वो सबसे पावरफुल है, क्योंकि वहीं से सारे लॉज इंटरप्रेट किए जाते हैं, और सारे सोर्स ही कॉन्स्टिट्यूशन ही है सारे लॉज का। तो ये रूल ऑफ लॉ मेंटेन करना जरूरी है। फिर सिक्स्थ जो है, द राइट ऑफ द सिटीजन मस्ट बी प्रोटेक्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चौथा पांचवा छठा जो है वो मोरलेस सेम थिंग है। फिर सातवां जो है, देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। ठीक है, तो थ्री बेसिकली होते, एक गवर्नमेंट में थ्री ऑर्गन्स होते हैं एक गवर्नमेंट के, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, और एक होता है जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है एग्जीक्यूट करना, और जुडिशरी का, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो जुडिशरी यानी कोर्ट सॉल्व करेगा। तो इन ये तीनों ही ऑर्गन्स अलग अलग इंडिपेंडेंट है, और जुडिशरी का, कोर्ट सिस्टम का पूरा इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे तो बहुत सारे फीचर्स है डेमोक्रेसी के, ऐसे अनगिनत फीचर्स हैं, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आपके एग्जाम्स में हैं।
एग्जाम्स बुक में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल सकता है। अब हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जितने भी फीचर्स है विच विद द हेल्प ऑफ केस स्टडीज हम लोग इसको डील करेंगे। तो सबसे पहला जो है मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड रीजन लीडर्स। तो सबसे पहला हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, वो है पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी मुल्क का। तो वहां पर एक जनरल रहा करते थे आर्मी, ठीक है, आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ, जो कि एक लीड करते हैं मिलिट्री कू इन अक्टूबर 1999। ठीक है, तो जब कारगिल वॉर हो रहा था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और कारगिल वॉर में पाकिस्तान हार चुका था, उसके बाद में मिलिट्री कू जनरली परवेज मुशर्रफ ने ऑर्गेनाइज किया, और जो भी उस समय के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उस समय थी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसको वो हटा दिए, ओवरथ्रो कर दिए, और वो खुद बन गए प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, और वो खुद प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री बन गई। ये फोटो देख सकते हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ की है। फिर इन 2002, तो वो 3 साल तक वो एज अ प्रेसिडेंट काम किए। फिर वो 2002 में क्या, ही हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री विच वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड, ग्रांटेड हिम अ 5 ईयर एक्सटेंशन। तो एक टाइप ऑफ वोटिंग करवाए उन्होंने। ठीक है, और वो रेफरेंडम एक टाइप ऑफ कंट्रोल वोटिंग थी। ठीक है, कि वो प्रेसिडेंट बने रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो वो बहुत सारा उसमें झोल झमेला करके उन्होंने बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस, फ्रॉड वर्ड करके, क्योंकि ये प्रेसिडेंट थे और जनरल भी थे मिलिट्री लीडर के, है ना, उनका डिफेंस फोर्सेस के, तो इसीलिए वो सब कुछ कंट्रोल करते थे। क्योंकि पाकिस्तान में जो है वहाँ की जो आर्मी है, जिसको उन लोग एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, वो सब कुछ वही कंट्रोल करता है। तो क्योंकि ये खुद ही आर्मी के लीडर थे, तो वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे, तो ये मैल प्रैक्टिस के इस कारण वो रेफरेंडम में भी जीत गए, और 5 साल के लिए अपना जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंड करवा लिया। ठीक है, फिर एक जीतने के बाद क्या होता है, आफ्टर पासिंग अ लॉ, पास किया लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर which gave the president power to dismiss the national and provincial assemblies elections were held to the national and provincial assemblies। ठीक है, तो ये सो जो असेंबलीज होते थे उन सबको डिसमिस करा दिया, तो ये एक टाइप ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर बन गए थे। ठीक है, और इन्हीं का जो दौर था फ्रॉम 1999 से लेकर हमारा 2008 के आसपास तक, इन्हीं के दौर में सबसे ज्यादा जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं फ्रॉम पाकिस्तान ऑन इंडिया, इन्हीं के दौर में ज्यादातर हुआ है। चाहे वो 2001 का पार्लियामेंट अटैक हो, या बहुत सारे सीरियल ब्लास्ट हो, या फिर 26 या 11 वाला मुंबई अटैक्स हो, इन्हीं के दौर में हुआ ज्यादातर। ठीक है, तो सोच सकते हैं आप किस तरह के ये मिलिट्री लीडर थे। बाद में इनको जो वहाँ के लोग थे, जब ये प्रेसिडेंट से हट गए, तो उनके बाद जाके इन पे केस चला और इनको फांसी की सजा भी दी गई थी। तो ये फिर भाग गए थे दुबई, और फिर वहां पर कुछ साल पहले ही उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो ये था। तो इन केस ऑफ पाकिस्तान वहां पर इलेक्शंस तो हो रहे थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी चूज किया जा रहा था, लेकिन जो सबसे फाइनल पावर था वो मिलिट्री ऑफिसर्स के पास में था, वो जनरल मुशर्रफ जैसे लीडर्स के पास में था। तो क्या हम ऐसे गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी कह सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। तो एक डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है, वो वैसे आदमी के पास होना चाहिए जिसके इलेक्ट करके आया हुआ है। ठीक है, ये इलेक्ट करके नहीं आया हुआ था, ये तो मिलिट्री लीडर था। जो इलेक्ट करके आया, जो वोट से जीत कर आया, उसी के पास फाइनल डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए पाकिस्तान में हम लोग नहीं कह सकते कि वो लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ही हुआ है मिलिट्री को, यहाँ पर हमेशा ही पाकिस्तान में जब से आज़ाद हुआ है, तब से ही वो मिलिट्री को होते रहता है। ठीक है, ये हो गया पाकिस्तान का एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन से। ठीक है, तो उसमें ले लेते हैं हम लोग चाइना का एग्जाम्पल। ठीक है, तो चाइना में क्या होता है, इलेक्शंस तो बहुत रेगुलरली हर 5 साल में होल्ड किए जाते हैं। ठीक है, फॉर द कंट्रीज पार्लियामेंट, उनकी पार्लियामेंट जो होती है उसको, जैसे हम लोग संसद भवन कहते हैं इंडिया में, वो लोग कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है, तो बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, अगर कोई खड़ा होना चाहता है इलेक्शन में, तो जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो अप्रूवल है वो मस्ट है। अगर आपके पास अप्रूवल नहीं होगा तो आप खड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए जितने भी अभी तक वो आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस जितना भी उनका रूल रहा है, वो यही सिंगल पार्टी ही रहा है। इसीलिए इसको सिंगल पार्टी सिस्टम भी कहा जाता है, जहाँ पर सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वही रूल करते आ रही है पिछले 50 60 70 सालों से। एंड द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी।
ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, मेक्सिको। ठीक है, तो ये नॉर्थ अमेरिका में है। होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के लिए होता है, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पर ये भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन ये डेमोक्रेसी नहीं है। मेक्सिको में क्या है, हर 6 साल में होता है। तो 2000 साल तक, ठीक है, एवरी इलेक्शंस वाज वोन बाय ए सिंगल पार्टी। उस पार्टी का नाम था पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, फिर ऑपोजिशन पार्टीज भी थी। और वो यहाँ पर क्या हो रहा था, चाइना में ऑपोजिशन पार्टी कोई भी नहीं था, वो सिंगल पार्टी ही था। और यहाँ मेक्सिको में क्या, ऑपोजिशन पार्टी भी थी, वो कंटेस्ट भी इलेक्शन कराते थे। लेकिन जो ये पीआरआई वाली जो पार्टी थी, वो जीतने ही नहीं देती थी ऑपोजिशन पार्टीज को। बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स करके, बहुत सारा मैल प्रैक्टिस करके, फ्रॉड करके, हैरेस करके, मारपीट करके, पूरी मीडिया को कंट्रोल करके, इस तरह से वो लोग ऑपोजिशन पार्टी को जीतने ही नहीं देते थे। ठीक है, तो दोनों में ही थोड़े बहुत डिफरेंसेस है, लेकिन दोनों ही कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना में आज भी नहीं है। जो उनके लीडर है, सॉरी, सी जिनपिंग, वो जब तक जिंदा रहेंगे वो वही रहेंगे प्रेसिडेंट। मेक्सिको में लेकिन स्थिति बदल चुकी है, 2000 के बाद में वहां पर डेमोक्रेसी आ चुकी है, तो वहां पर ऐसा सिचुएशन अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो बोथ केसेस में क्या हो रहा है, वी कैन नॉट से दे आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना जरूरी है, where those currently in power have fair chances of losing। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल आपको मिल गया फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन के। फिर नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, वो है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। ठीक है, इंडिया में तो यही सिस्टम है कि एक पर्सन का एक ही वोट होगा, और वो एक ही वोट दे सकता है, और एक वोट का वैल्यू एक ही रहेगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, कास्ट हो, कितना भी एजुकेशनल स्टेटस क्या भी हो, कुछ भी हो, वेल्थ कितना भी हो, उससे मैटर नहीं करता। हर इंसान का जो वोट है वो एक ही कंसिडर किया जाएगा। तो वैसे बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे गए हैं जहां पर इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए, डिनायल ऑफ इक्वल राइट टू वोट, जैसे कि सऊदी अरेबिया। ठीक है, वहां पर विमेन्स को वोट देने का अधिकार ही नहीं था, कुछ साल पहले तक यहाँ पर अधिकार ही नहीं था। अब दिया गया है वोटिंग राइट्स। उनको यहाँ तक अधिकार नहीं था कि आप ड्राइविंग कर सकते हैं, बहुत कुछ वहां पर रेस्ट्रिक्शन था। अब जो सऊदी अरेबिया है वो ओपन हो रहा है, अपने इकोनॉमी को ओपन कर रहा है, अपने कंट्रीज को ओपन कर रहा है, ब्रॉड माइंडेड हो रहा है। तो सऊदी अरेबिया में ऐसा सिचुएशन पहले था। और भी बहुत सारे जो अरेबियन कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, या फिर सीरिया हो गया, या फिर अफ्रीकन कंट्री सोमालिया जैसे, वहां पर ऐसा सिचुएशन अभी भी प्रेवलेंट है। फिर एस्टोनिया एक यूरोपियन कंट्री है। एस्टोनिया जो था वो रशियन फेडरेशन का पार्ट हुआ करता था, यानी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। वहां से अलग होकर एक छोटा सा कंट्री है एस्टोनिया, जिसको एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया, इन तीनों कंट्रीज को, तीनों ही यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, तो has made its citizenship rule in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote। तो अगर वोटिंग होती है, कभी भी इलेक्शंस होती हैं, तो जो रशियन माइनॉरिटीज हैं उनको वोट देने का में का अधिकार ही नहीं मिलता, उनको भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है, क्योंकि वह रशिया बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। तीसरा जो केस है फिजी में, वहाँ पर भी इलेक्ट्रल सिस्टम ऐसा है कि जो इंडिजिनस फिजी लोग हैं, वहां पर उनकी जो वोट की वैल्यू है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इंडियन फिजियन। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों केस में देख सकते हैं कि एक वोट का यहाँ पर अधिकार ही नहीं दिया गया एक पर्टिकुलर जेंडर को। ठीक है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एथनिसिटी को वोट नहीं मिला है अधिकार। यहाँ पर भी वही चीज है, अधिकार तो मिला है लेकिन उस वोट का वैल्यू एक नहीं है, सेम नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों ही एग्जाम्पल्स आपको समझ आ रहा होगा कि इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, कोई डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं होने चाहिए। तो इंडिया में एटलीस्ट ये सब तो है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक, वो है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। ठीक है, तो जो भी राइट्स दिए गए हैं आम इंसान को थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन देख ले, वहां पर वो राइट्स अवेलेबल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे एक अफ्रीकन कंट्री है, तो पहले वो भी एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी जहाँ पर व्हाइट लोग राज करते थे। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जिम्बाब्वे वाज रूल्ड बाय एक पार्टी है। ठीक है, इसका जो फुल नेम है पार्टी का वो बहुत अजीब सा है, इसीलिए मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ। जानू पीएफ, बस इतना
याद रखिए। तो इट्स लीडर जो थे, उनके जानू पीएफ के लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, हैज बीन रूलिंग द कंट्री इंडिपेंडेंस के बाद से ही बहुत कंटिन्यूअसली रूल कर रहे थे। ही इज पॉपुलर बट ऑल्सो यूजेस अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। ठीक है, वो इलेक्शन कंडक्ट कर रहे थे और जीत भी रहे थे, और जीतने का उनका तरीका जो था वो काफी अनफेयर था। ठीक है, इलेक्शंस रेगुलरली होते थे लेकिन हमेशा वही जीतते थे। वो किस तरह से डर्टी ट्रिक्स करते थे, तो जो अपोजिशन पार्टीज हुआ करती थी उनके वर्कर्स को हैरेस करते थे, उनके मीटिंग को कंटिन नहीं होने देते, डिस्टर्ब कर देते थे। फिर पब्लिक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन अगर होते थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उनको एकदम डिक्लेयर इलीगल कर दिया जाता था और पुलिस आकर उस पर कार्रवाई भी करती थी। टेलीविजन रेडियोज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्सन, है ना। तो इंडिया में भी कुछ हद तक ऐसा देखा गया, जो मीडिया है वो क्या होता है, गवर्नमेंट को फेवर करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को फेवर करता है। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे कंट्रीज में, सिर्फ इंडिया ही नहीं, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जितने भी मीडिया हाउस हो, किसी ना किसी गवर्नमेंट की तरफ, किसी ना किसी पार्टी की तरफ टिल्टेड जरूर रहते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी ये डर्टी ट्रिक्स बहुत बार ऐसा पूछा पूछा जाता है कि कौन सा अनफेयर प्रैक्टिसेस होते हैं, तो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। फिर कुछ हद तक जो इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस थे या न्यूज़पेपर्स थे, वो गवर्नमेंट इतना हैरेस करते थे, उनको काम ही नहीं करने दिया जाता था, उनको मार भी दिया जाता था। ठीक है, the government has ignored some court judgments that went against it and has pressurized judges। ठीक है, तो जुडिशियरी भी वहां पे इंडिपेंडेंट नहीं था। अगर कोई जुडिशियरी कोर्ट सिस्टम कुछ भी अगर कहता है तो जो गवर्नमेंट है उसको मानती ही नहीं थी, और इवन जजेस को भी मार दिया जाता था। तो ये जिम्बाब्वे में हो रहा था। तो जो रूल ऑफ लॉ है वही फॉलो नहीं किया जा रहा था। जो बेसिक ह्यूमन राइट्स थे, जो पीपल के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं, हक होते हैं, जिन, है ना, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, वही उनको नहीं दिया जा रहा था, मौलिक अधिकार ही नहीं मिल रहा था उनको। तो इन दिस केस द गवर्नमेंट इज नॉट डेमोक्रेटिक, एज देर इज नो सिटीजन्स बेसिक राइट, नो पॉलिटिकल ऑपोजिशन, नो जुडिशियरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन्स राइट। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, जो भी रूल्स लिए गए हैं, दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही चलना होगा। ठीक है, नहीं तो उसको हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे कह सकते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि डेमोक्रेसी क्या होती है। बहुत सारे हम लोग केस स्टडीज एग्जाम्पल देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि वाई डेमोक्रेसी, जरूरत क्यों है। ठीक है, तो इसके हम लोग दोनों ही पक्ष को देखेंगे, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी और फॉर डेमोक्रेसी, दोनों में ही। तो सबसे पहला है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट पॉइंट कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहला है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल होता है कि लीडर्स जो होते हैं डेमोक्रेसी में चेंज होते रहता है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो वो बरकरार रहेंगे, नहीं होगा तो नहीं रहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं, जैसे पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, फिर भी वहां पर जो लीडर्स हैं वो अपना जो 5 ईयर टेन्योर होता है वो कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाए, कोई भी पॉलिटिकल लीडर कंप्लीट नहीं कर पाया। इसीलिए वहां की कंट्री जो पॉलिटिकल सिस्टम है, एरिना है, वो पूरी तरह से इंस्टेबल है। ठीक है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री ले लेते हैं जहां पर इजराइल, वहां पर भी सेम केस है, वहां पर भी बहुत ज्यादा लीडर्स चेंज होते हैं, कभी ये प्राइम मिनिस्टर है, कभी दूसरे प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे, तो बहुत ज्यादा वहां पर भी इंस्टेबिलिटी दिखती है। लेकिन वहां पर डेवलप्ड कंट्री है, इसीलिए वो उतना ज्यादा मीडिया में नहीं आता है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है। फिर सेकंड पॉइंट इज डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। जब इलेक्शन आते हैं कुछ भी पॉलिटिकल लीडर्स कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, अपना पावर दिखाते हैं। पावर किस तरह से दिखाते हैं, पैसा फेंक कर, है ना। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को खरीद लिया जाता है पैसे के दम पर। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टीज में चले जाते हैं। ठीक है, तो मोरालिटी बोल के या कोई एथिकल आइडियल्स बोल के कुछ नहीं होता है। ठीक है, फिर सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिले। ये भी है कि बहुत सारे लोगों से मिलकर, ऑपोजिशन पार्टीज, बहुत सारे पब्लिक का सेंटिमेंट्स को समझना पड़ेगा, है ना, और उनको कंसल्ट करके ही वो कोई पर्टिकुलर फाइनल डिसीजन पे आ सकते हैं। इसके कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा इसमें टाइम लग जाता है कोई भी एक पर्टिकुलर डिसीजन आने से पहले। ठीक है, फिर चौथा है कि इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे नेताज होते हैं या पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि वहाँ के लोगों का क्या है। ऐसे देख रहे होंगे आप लोकसभा इलेक्शन में, ऐसे ऐसे आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे लीडर्स हैं जो उस एरिया से बिलोंग ही नहीं करते, उस भाषा को जानते ही नहीं, वहाँ के लोगों का प्रॉब्लम्स जानते ही नहीं है।
वैसे नेता लोगों को खड़ा कर दिया जाता है, तो वहाँ वो कैसे सॉल्व करेंगे? अगर लोकल प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी तो लोकल होना चाहिए ना। तो वैसे लीडर्स को भी चुनना चाहिए, तो ऐसा होता ही नहीं है मैक्सिमम टाइम। तो इट लीड्स टू बैड डिसीजन, और वो उस जगह का, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। फिर पांचवा है डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट्स बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है कंपटीशन, करप्शन होते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जो अभी न्यूज में बहुत चल रहा है, कि कौन से पार्टीज को कितना ज्यादा पैसा मिला है ना। कौन कौन से जो मीडिया हाउसेस है या फिर अलग अलग कंपनीज है, बिजनेसमैन है, कौन कितना पैसा किस पार्टीज को दिए हैं, वो सब कुछ रिलीज हो चुका है। तो करप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। प्रीवियस गवर्नमेंट में भी बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं, 2G स्कैम्स, बहुत अलग अलग टाइप ऑफ घोटाले होते रहते हैं, बोफोर्स घोटाला। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया अगेंस्ट। फिर ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। क्योंकि सब जो है, कोई भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सब कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट को सिविक्स जैसे सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स बोरिंग लगते हैं, उनको अट्रैक्ट नहीं करता जितना साइंस या मैथ्स जैसे सब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसीलिए यही देख सकते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल को पता ही नहीं है कि उनके लिए बेनिफिट कौन सा रहेगा, कौन लीडर सही रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत लोग कम इंटरेस्ट भी शो करते हैं। तो ये भी पॉइंट क्या है, अगेंस्ट द डेमोक्रेसी से। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं आर्गुमेंट्स विच आर फॉर द डेमोक्रेसी। ठीक है, फेवर में है। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत सही है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होते हैं वो लेजिटिमेट अकाउंटेबल होता है, जो भी पीपल्स उन्हें चूज करके लाए हैं वो उनके लिए अकाउंटेबल होंगे, है ना। तो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं चाइना का केस। जब वो आजाद हुआ था 1958 1961 के समय, बहुत बड़ा सा फैमाइन आया था जिसमें लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। और उसी समय इंडिया भी आजाद लगभग उसी फेम में हुआ था। चाइना 1948 में हुआ था, इंडिया 1947 में हुआ था। लेकिन दोनों की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत मोरलेस सेम ही थी। लेकिन फिर भी चाइना में क्या हुआ, बहुत ज्यादा फेमाइन हुआ, बहुत लोगों की डेथ हुई। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी। कुछ हद तक हमारे केसेस जो थे वो बहुत कम थे। और सेम केस कोविड 19 में भी देख सकते हो। कोविड 19 में भी यहाँ पर भी बहुत सारे डेथ्स हुई हैं, लेकिन हम लोग में ट्रांसपेरेंसी थी, हम लोग को पता था क्या हो रहा है नहीं हो रहा क्या था। लेकिन चाइना में ऐसा कुछ भी पता नहीं था। और हम लोग के यहाँ तो कोविड बहुत पहले खत्म हो चुका था, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं हुआ था, बहुत लेट वहां से एलिमिनेट हुआ है। ठीक है, फिर ये देख सकते हैं फॉर में। फिर सेकंड जो पॉइंट है, डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिसीजन मेकिंग के क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी बिलीव करता है बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। वहां पर डिस्कशन होंगे, डिबेट्स होंगी। ठीक है, तो उसी से ही एक पर्टिकुलर और जो ऐसा डिसीजन लिया जा सकता है जो मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स को इम्प्रेस कर सके, उसके लिए काम कर सके। फिर थर्ड जो है वो है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। आपस में जो भी, क्योंकि हमारा जो कंट्री है बहुत ज्यादा डाइवर्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, खाना पीना बहुत कुछ अलग अलग है। तो उस वैसे कॉम्प्लेक्स कंट्री को लेकर चलने के लिए डेमोक्रेसी जो है सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो जितने भी डिफरेंसेस कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको वो सॉल्व किया जा सकता है। फिर चौथा जो है हमारा, डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स। है ना, डेमोक्रेसी में क्योंकि सबको वोटिंग का अधिकार रहता है। ठीक है, तो वोटिंग का अधिकार रहेगा तो कभी ना कभी एक समय में सब लोगों को लगेगा कि हाँ, हम लोग एक ही बराबर है। ठीक है, ऑन पेपर ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एक अमीर इंसान का एक डिग्निटी और एक गरीब इंसान का डिग्निटी दोनों ही सेम नहीं है, सोसाइटी दोनों को सेम एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन ऑन पेपर तो एटलीस्ट हम कह सकते हैं। फिर पांचवा जो है वो है, डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। ठीक है, जो भी मिस्टेक्स हुए हैं उसको करेक्ट किया जा सकता है, उसको सुधारा जा सकता है, ताकि वो फ्यूचर में ऐसा ना हो सके। डेमोक्रेसी में टाइम जरूर लगता है, उस प्रोसेस में
बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, करप्शन लगता है, पॉवर्टी भी आसानी से एलिमिनेट नहीं होती है। आप देख सकते हैं कि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, लेकिन उसकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, वो अलग-अलग फील्ड में जिस तरह से इम्प्रूव किया, उस तरह से इंडिया इम्प्रूव नहीं किया है। लेकिन इंडिया धीरे-धीरे वहाँ पर पहुँच रहा है, ठीक है? और इंडिया भी कुछ सालों में हम लोग भी उस तक लेवल तक पहुँचेंगे और हमारी स्थिति उससे बेटर होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ वहाँ पर चाइना की जो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए क्या लिया गया था, तो वहाँ पर पॉलिसी आया था कि 2 चाइल्ड पॉलिसी पहले आया था, फिर कुछ साल बाद 1 चाइल्ड पॉलिसी आया था, फिर अगेन आया है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी फिर लेकर आया गया। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है। हमको ऐसा रूल या लॉ नहीं बना सकते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। पॉपुलेशन जो है, लोग जो आम इंसान है वो खुद ब खुद अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर कंट्री। अगर हम लोग ऐसा रूल ऐसा बना देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे ही आप कॉम्प्लेक्सिटीज एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है, एटलीस्ट इंडिया जैसे कंट्रीज या कॉम्प्लेक्स जो बहुत डाइवर्स है कल्चरली, वहाँ पर डेमोक्रेसी ही सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे थे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो अब तक तो आपको क्लियर हो चुका हो कि डेमोक्रेसी क्या होता है, केस स्टडीज फीचर्स क्या क्या होते हैं, सब कुछ हम लोग को पता चल गया होगा। एंड डेमोक्रेसी क्यों इंपॉर्टेंट है, अगेंस्ट फेवर में सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब एक ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी को हम लोग समराइज करेंगे। डेमोक्रेसी को, तो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से डेमोक्रेसी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत आइडियल है, इसी से सब कुछ प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। और कोई भी कंट्री एट प्रेजेंट देखा जाए, कोई भी परफेक्ट डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। वहाँ पर कहीं ना कहीं एक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हर कंट्री को, चाहे वो स्कैंडिनेवियन कंट्री हो, नॉर्डिक कंट्रीज हो, अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ एशियन, लैटिन अमेरिकन, कुछ भी कंट्री हो, डेमोक्रेसी में इम्प्रूवमेंट अभी भी किया जा सकता है। ठीक है, और स्पेशली इंडिया में हम लोग इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी चूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है कि अगर हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी करेंगे तो सारे लोग मिलकर ही रूल्स लॉज बनाने लगेंगे और बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा और पूरी तरह से वो कंट्री इनस्टेबल हो जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, लीडर्स चुनते हैं जो हमारे कंस्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और वो हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट को रन करते हैं, पूरे कंट्री को रन करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग इतने टाइम नहीं है सबके पास ना, इतना ज़्यादा पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है कि वो पूरे कंट्री को चला सके। ठीक है, तो ये भी एक है। फिर डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। ठीक है, तो जो कंसल्टेशन होनी है, जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, ऑपोजिशन पार्टीज होती है, अलग अलग गवर्नमेंट्स होते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज एथनिसिटीज के लोग, उन सब से कंसल्ट करके लिया जाता है डिसीजन, एक फाइनल डिसीजन पे लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक पर्टिकुलर डिसीजन पे बहुत आसानी से आ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए डेमोक्रेसी इसीलिए बेनिफिशियल है। ठीक है, डेमोक्रेसी इज अ प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड इन एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, चाहे वो घर हो आपका, फैमिलीज में हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, स्कूल्स हो। ठीक है, वैसा ही टीचर आपको पसंद आएगा ना जो डेमोक्रेटिक हो। ऐसा टीचर आपको पसंद नहीं आएगा जो आपको बोलने का मौका ना देता हो, यहाँ तक कि सांस लेने तक का मौका ना देता हो। ऐसे बहुत सारे टीचर होंगे जो बहुत खड़ूस होंगे, जो आपको बोलने का ना मौका देते हो, डाउट क्लियर ना करते हो, है ना, हमेशा डांटते हो, पनिशमेंट देते हो, तो वैसा टीचर्स आपको भी पसंद नहीं आएंगे, है ना। तो डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी हर जगह हम लोग ला सकते हैं और वो एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, एक हेल्दी सा इन्वायरमेंट बना के रखेगा। ठीक है, तो ये सब हायर क्लासेस में भी आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर जितना भी जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थे, हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो सब कुछ इंक्लूड किया कर दिया हूँ। और कुछ कुछ जो फोटोज हैं वो आप देख लीजिएगा, बहुत आसान है, बहुत इजी है, क्वेश्चंस बहुत बार फोटो से भी बनते हैं। ठीक है, तो उसको भी मैं जब क्वेश्चन आंसर डिस्कस कराऊंगा तो उसमें मैं इंक्लूड कर दूंगा, इसीलिए मैं अभी इंक्लूड नहीं किया हूँ।
पॉइंट्स आपको सारे जो थियोरेटिकल पार्ट थे वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई डाउट हो, सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर दीजिएगा, एंड टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।